हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली करंट अफेयर का पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो आज है तारीख, आज 4 तारीख का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं। और ये दोस्तों, ये वाला करंट अफेयर आपको डेली 10 बजे हमारे चैनल पर जीके क्रैक विद मोहित में मिल जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं, यानी कि हम करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ ही दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो स्ट्रेटेजी के पोर्शन है वो भी कवर करते हुए चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम लोग डेली करते हैं, तो आज मैंने परीक्षा कैप्सूल में दोस्तों क्या लिया हुआ है। तो आज परीक्षा कैप्सूल में मैंने सभी जो इंपॉर्टेंट विटामिन है और उनके रासायनिक नाम लिए हुए हैं। ठीक है, विटामिन के बारे में जितनी भी सारी जानकारी होगी मैं आज आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये परीक्षा कैप्सूल में आपको जो है मतलब कि आज की क्लास में, डेली क्लास में कुछ ना कुछ मैं आपको प्लस ऐड करके ही लाता हूँ, ताकि मतलब आपको कहीं और सी चीज़ें ना पढ़नी पड़े। मान लीजिए आपको कल दोस्तों मैंने आपको भारत की सभी जो रैंक हैं वो कराई थी इंडेक्स में, और उससे पहले मैंने दोस्तों क्या करवाया था, भारत के सारे अभियान करवाए थे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ी हुई है, तो वहाँ पर दोस्तों आप उससे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा कि आपको ये डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, और लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वरना आप जीके क्रैक विद मोहित ऑफिशियल सर्च करके भी वहाँ से जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है, यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने क्या किया कि हिमाचल प्रदेश के साथ में एक ऐप्स लॉन्च किया है, जो दोस्तों निगरानी रखेगा, जानकारी रखेगा स्वास्थ्य के बारे में सब जगह पर, हिमाचल प्रदेश के साथ में किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MyCGHS ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये वाला लॉन्च किया। अब देखिए यहाँ पर आप परीक्षा बिंदु की बात कर लेते हैं, तो परीक्षा बिंदु में लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो इस समय मनसुख मांडविया हैं। कौन है इस समय, मनसुख मांडविया हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश की जो राज्यसभा सीटें हैं वो 3 हैं, लोकसभा सीटें 4 हैं, विधानसभा सीटें 68 हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से, कि कुफरी हिल स्टेशन और कसौल हिल स्टेशन कहाँ पर है। कुफरी हिल स्टेशन और कसौल हिल स्टेशन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं कुफरी हिल स्टेशन और कसौल हिल स्टेशन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ई विजिलैब जो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ ई विजिलैब, तो इस ई विजिलैब को दोस्तों किसने लॉन्च किया, तो इसने चुनाव विभाग ने लॉन्च किया, चुनाव आयोग ने लॉन्च किया ई विजिलैब और सक्षम ऐप और ई विजिलैब चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। सक्षम ऐप की बात करें तो सक्षम ऐप है दोस्तों जो 85 साल से ऊपर हैं या अपंग लोग हैं, वो घर बैठे ही चुनाव मतलब वोट डाल सकते हैं। और ई विजिल ऐप का मतलब है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर यहाँ पर हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ई विजिल ऐप है अपना, जो चुनाव आयोग ने ई विजिल ऐप इसे लॉन्च किया है कि जो हमारा आचार संहिता है उसका कोई उल्लंघन करता है तो हम उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, सक्षम ऐप से क्या होता है, सक्षम ऐप से दोस्तों होता है कि 85 साल से ज़्यादा या अपंग व्यक्ति हैं अपने घर से वोट डाल सकते हैं, और अपंग भी कितने 40% से ऊपर वाले अपंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, MyCGHS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और उसके बाद दोस्तों आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खनन दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को या 1 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल को, यानी कि आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय खनन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खनन दिवस आज के ही दिन 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अब परीक्षा की बात करें तो 1 अप्रैल को दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आरबीआई की स्थापना हुई थी, जिसे मोदी जी ने 90वीं वर्षगांठ आरबीआई की रखी है। 1900 क्या कहते हैं मुंबई में 1935 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 1934 के एक्ट से 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, और सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। अब 1 अप्रैल की बात करें तो आरबीआई की स्थापना, 2 अप्रैल की बात करें तो ऑटिज्म दिवस। ऑटिज्म दिवस मतलब होता है जो पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ऑटिज्म दिवस, ताकि जो अन्य लोग हैं, जो सही लोग हैं, तो वो उनके बारे में जागरूक हो सके। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 1 अप्रैल को दोस्तों बता दें तो 1 अप्रैल को ओडिशा ने अपना उत्कल दिवस भी मनाया है, उत्कल दिवस भी मनाया है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है खनन दिवस का 4 अप्रैल। ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि संजय नायर हाल ही में किसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। संजय नायर जो है हाल ही में किसके अध्यक्ष बन गए बताइए। नाबार्ड के, फिक्की के, एसोचैम के या डब्ल्यूएचओ के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसोचैम के बन जाएंगे। परीक्षा बिंदु की बात कर लेते हैं तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में थी। क्या है, 1982 में हुई थी, ठीक है। और फिक्की की बात कर लेते हैं, फिक्की की स्थापना 1927 में बहुत बार पूछा जाता है। अभी फिलहाल पिछले ही एसएससी में जो जीडी का पेपर हुआ था उसमें कई बार ये फिक्की पूछा गया कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी। तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। एसोचैम की स्थापना की बात करते तो एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में थी। कब हुई थी, 1948 में हुई थी। एसोचैम की बात कर ले तो देखिए एसोचैम के हाल ही के अध्यक्ष कौन बन गए, संजय नायर बन गए। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी, 1920 में। एसोचैम की फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों अगर हम लोग, तो एसोचैम की फुल फॉर्म ये लिखी हुई देखिए। एसोचैम की फुल फॉर्म लिखी, एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। एसोचैम का एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, आप इसको याद रखें, आप इसको याद कर लीजिए। एसोचैम कीजिए है और इसकी स्थापना याद कर लीजिएगा। 1920 में इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। अगला जो भी पेपर आएगा उसके बारे में पूछा जरूर जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, हाल ही में किस देश ने 100 डिग्री सेल्सियस मिलियन पर कृत्रिम सूर्य का नया रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि जो कृत्रिम सूर्य उन्होंने बनाया था तो उसका जो 100 डिग्री मिलियन यानी कि ये 10 करोड़ के लगभग 10 करोड़ के लगभग है ये दोस्तों इसका टेम्परेचर। और ये 48 सेकंड तक, कितने सेकंड तक पूछा जाएगा तो ये 48 सेकंड तक, ठीक है। ये 48 सेकंड तक इस तापमान को बरकरार रखा हुआ था। किसने, तो साउथ कोरिया ने बनाया। साउथ कोरिया ने, कृत्रिम सूर्य बोला जाता है उसको, साउथ कोरिया ने बनाया हुआ 48 सेकंड तक। 20 सेकंड तक पहले इसका रिकॉर्ड था, अब इसने 48 सेकंड तक रखा है। साउथ कोरिया में दोस्तों, साउथ कोरिया की बात कर ले तो सियोल है और राजधानी सियोल है और मुद्रा वॉन चलती है। जापान की बात कर लेते तो टोक्यो और येन चलती है। चीन की बात कर लेते तो बीजिंग और युआन, बीजिंग राजधानी, युआन मुद्रा है, ठीक है। साउथ कोरिया से पहले किसने सूर्य बनाया था, साउथ कोरिया से पहले कृत्रिम सूर्य निर्माण चीन ने किया था। उससे पहले इसका जो रिकॉर्ड था 20 सेकंड का, अभी 48 सेकंड का हो गया है। 100 डिग्री मिलियन टेम्परेचर को बरकरार रखने का, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन मिलते हैं। और एक चीज़ मैं दोस्तों आपको बता दूं कि क्या है कि आज मैं कल एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी थी, तो आज मैं एसएससी जीडी का एनालिसिस करके उसके दोस्तों कट ऑफ का एक जो रफली आइडिया है वो मैं आपको देने वाला हूँ। कट ऑफ का किस प्रकार से कट ऑफ क्या क्या रहने वाली है, पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी और इस साल की क्या रहने वाली है। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं जो 2021 से मैं लगातार पेपर दे रहा हूँ और मैंने दोनों टाइम ही क्वालिफाई किया है, तो उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा और किस तरीके से क्वालिफाई करना अगले आने वाला जो एसएससी जीडी है और उसका भी एक मैं आइडिया देने वाला हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर कर रहा हूँ दोस्तों, आपको कट ऑफ का वीडियो मिल जाएगा तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया, बिम्स्टेक चार्टर जो है उसका समर्थन किसने किया। तो बिम्स्टेक चार्टर बेसिकली आया क्यों हो, तो देखिए सार्क जो था, सार्क बनी थी क्योंकि जो हमारे जो भारत के पड़ोसी देश थे उनको सबको मिलाकर एक सार्क की स्थापना हुई थी, जिससे सबके सब बैठ कर मतलब अपने आपस में प्रॉब्लम को सुलझा सके। लेकिन क्या है कि भारत और पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, इस प्रकार से जब सार्क में बैठते हैं लोग तो भारत और पाकिस्तान के जो अध्यक्ष बैठते हैं तो उसमें मतलब बहस हो जाती, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो उस प्रकार से वो सार्क है अब उतना उससे बेहतरीन से काम नहीं कर पा रहा, इसलिए बिम्स्टेक को लाया गया था। और बिम्स्टेक का अभी तक दोस्तों नेपाल ने इसका समर्थन नहीं किया था, अब इसको पूरी तरीके से बहुमत से इसको पारित कर दिया गया है, ठीक है। तो किसने पारित किया है बिम्स्टेक को, नेपाल ने। बिम्स्टेक को किसने पारित किया है, नेपाल ने पारित कर दिया है। अब देखिए बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं तो बिम्स्टेक 1997 बनाया। क्यों बनाया 1997 में, तो देखिए क्योंकि सार्क में 1985 बना था, सार्क जो है 1985 में बना हुआ था, ठीक है। सार्क 1985 में बना होता। अब सार्क में जब काम करना ही बंद कर दिया, सार्क अब बेकार हो गया। बेकार क्यों हो गया, मतलब कि कहने मतलब ये है कि जब वहाँ पर जो जिस लिए बनाया गया था वो काम ही नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी ढाका, और ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। 7 देश हैं इस समय, भारत के पड़ोसी देश जो है 7 देश हैं। सार्क की बात कर लेते तो 1985 में इसका जो है काठमांडू में, इसका कहाँ है, काठमांडू में। नेपाल की बात कर लेते तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, और नेपाली रुपया इसमें चलता है। संसद की बात करें, नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात कर लेते तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कोलंबो में, हाल ही में जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है वो कोलंबो में स्थापित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आप बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को याद रखिए, कोलंबो में है, और नेपाल के बारे में सारी जानकारी है। और सार्क और बिम्स्टेक के जो दोस्तों क्या है, इनके हेडक्वार्टर और इनकी स्थापना वर्ष जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। और बिम्स्टेक चार्टर एक्ट अभी पारित किया गया, तो बिम्स्टेक के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने वाला है,
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? बताइए, हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? तो किसने किया? श्रीलंका ने। किसने किया? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरी कोट्टे। और श्रीलंका के जो रुपया चलता है तो श्रीलंका रुपया चलता है। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए कि श्रीलंका के इस समय पीएम कौन है। कमेंट करके बताइए कि श्रीलंका के इस समय प्रधानमंत्री कौन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा लॉन्च किया? यानी कि केवल और केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ही ई वीज़ा लॉन्च किया और किसी भी देश के लिए ई वीज़ा लॉन्च नहीं किया। तो किसने किया है? तो वो जापान ने किया। किसने किया? जापान ने किया। जापान ने। किसने किया? जापान ने। जापान की दोस्तों मैं बता चुका हूँ, जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा यहाँ येन चलती है। ठीक है, मुद्रा यहाँ क्या चलती है? येन चलती है। चीन की बीजिंग है और रेमनवी चलती है। ताइवान की ताइपे है। अमेरिका की क्या है? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पर क्या चलता है? यहाँ पर $200 चल रहा है। ताइवान का मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ताइवान के बारे में। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। उसमें लिखा हुआ है, हाल ही में कार्गो वाल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि कार्गो के मामले में, यानी कि जो शिपमेंट है, जो मालवाहक है, उसके लिए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो वो बन गया दोस्तों पारादीप बंदरगाह। कौन बन गया है? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह बेसिकली है कहाँ? तो पारादीप बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। भारत में लगभग सबसे बड़े जो है 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 108 के लगभग छोटे बंदरगाह हैं। तो छोटे बंदरगाहों को उतना नहीं पूछा जाता, बड़े बंदरगाह जो लगभग 13 बंदरगाह उनको पूछा जाता है। ठीक है ना, उनके बारे में पूछा जाता है कि आपको कहाँ है, कौन है, किसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, ये सब पूछा जाता है। तो पारादीप बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है यानी कोलकाता में। कांडला बंदरगाह जिसको दीनदयाल बंदरगाह बोलते हैं अभी समय, तो मुंबई में है। एन्नौर बंदरगाह की बात कर ले तो चेन्नई में है। और मरमू गोवा में है। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में। ठीक है, ये याद रख ले सकते हैं। ये कुछ बंदरगाह इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मालवाहक है कार्गो वैल्यूम में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप बंदरगाह बन गया है, जो दोस्तों कहाँ है? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कि हाल ही में किस देश में 7.2 तीव्रता का सबसे भयानक भूकंप आया? 7.2 से मतलब 7.4 तक ये पहुंच गया था। तो सबसे भयानक भूकंप दोस्तों आया हुआ है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है। ताइवानी डॉलर है। और मंगोलिया की दोस्तों क्या है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, तुगरिक है। जापान और चीन की मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए भूकंप की बात कर लेते हैं। तो भूकंप में 3 तरह की आती हैं, पी, एस और दोस्तों हाई वेव्स की जिसको एल बोलते हैं। तो पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी, एल से मतलब हाई वोल्टेज जिसको बोलते हैं। अब देखिए प्राइमरी की जो क्या है कि वेवलेंथ धीमी होती है, लेकिन ये घातक बहुत होती है। इसी प्रकार से वेवलेंथ इसकी तेज होती है, और जो एल वेव्स है ये सबसे हाईएस्ट वेव होती है, इस प्रकार से चलती है। ठीक है, और ये पी वाली की जो घातक है वो काफ़ी तेज होती है और एल की जो स्पीड काफ़ी तेज होती है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हाल ही में यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2024 उसमें कितने पदक जीते? तो उसमें दोस्तों इन्होंने 26 पदक जीते। सॉरी, इसमें कितने पदक जीते? 26 पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26। इसमें डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा कि यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में कितने पदक जीते? तो 26 पदक जीते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रही आपकी आज की क्लास दोस्तों। ये है आपका आज का करंट अफेयर। मैं आपको अभी कैप्सूल कराने वाला हूँ। देखिए ये आपका करंट अफेयर है। ये आप इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं परीक्षा कैप्सूल की, जो सभी सारे विटामिन कवर करने वाले हैं और उनके रासायनिक नाम कवर करने वाले हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है विटामिन के बारे में कि विटामिन ए डी ई के जो वसा में घुलन है और बी सी पानी में घुलन है। देखो बसा के आप ऐसे याद रखिए, बसा मतलब बसा यानी कि बी और सी। तो बसा में बी और सी नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, बसा में नाम में बी सी आ गया इसलिए उसमें बी सी नहीं घुल पाएगा, पानी में बी सी घुल जाएगा और बाकी उसमें वसा में घुल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। आंखों के लिए जरूरी है। विटामिन बी1 की बात करते हैं तो ये थायमिन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन बी3 का नाम है नियासिन और विटामिन बी5 का नाम है पेंटाथोनिक एसिड। ये विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स है जो लगभग 7 से 8 विटामिन की कैप्सूल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। विटामिन बी5 तक हो गया है।
पेंटाथोनिक है। विटामिन B6 की बात करते हैं तो विटामिन B6 की बात करते हैं तो विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। विटामिन B9 का नाम है दोस्तों फॉलिक एसिड। क्या नाम है? फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। विटामिन B12 इसको कोबाल्ट भी बोलते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का नाम है क्या? साइनोकोबालामिन। विटामिन C का नाम है स्कॉर्बिकम। स्कॉर्बिकम जो खट्टे फलों में पाया जाता है और ये मशरूमों के लिए लाभदायक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हड्डियों के लिए लाभदायक है, ये सूरज की रोशनी से मिलता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल ये बालों के लिए और नाखूनों के लिए फेमस है। विटामिन ई टेकोरॉल और टोकोफेरॉल। विटामिन के की बात करें तो फाइनोक्विनोन। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो है दोस्तों ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। विटामिन के फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो ये आपके विटामिन के रासायनिक नाम है और विटामिन के कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 रिबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड और विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 की बात करें तो बायोटीन। विटामिन B9 की बात करते हैं तो फॉलिक एसिड, इसको फॉलेट भी बोलते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन सी अस्कॉर्बिकम। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के फाइलोक्विन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वसा में कौन से घुलन है? वा और सा, यानी बी और सी नहीं घुलन है, बाकी सारे घुलनशील हैं और बाकी जो बी दो बचते हैं वो पानी में घुलनशील हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा। अब आज का आपको क्वेश्चन है, आज आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। लिखिएगा जरूर, लिख देंगे तो आप रट जाएंगे, याद हो जाएगा बिल्कुल, फिर भूलेंगे नहीं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी उसके बारे में कुछ भी शब्द जो भी आपको अच्छा लगा है, तो क्लास के बारे में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या कुछ भी जानकारी देनी हो या कुछ भी दोस्तों आपको एड ऑन करवाना हो या कुछ भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो तो क्वेरी भी आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पर आपसे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो टॉपिक पर वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।